सभी को मेरा शुभ प्रणाम। देखिए, आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़ और मंडल न्यूज़ आज एक खास जगह पहुंचा है जिनका नाम सुनकर ही लोग चौंक जाते हैं, जिनकी फीस जो है वो एकदम ही मामूली फीस है और अभी उनका टैगलाइन है नया दवाखाना पुरानी फीस के साथ। अनेकों साल से एक जो इंसान है वो डॉक्टर होकर भी सिर्फ सेवा देने का काम कर रहा है, जिनकी फीस है सिर्फ 20 रुपये, मात्र 20 रुपये में आज भी वह अपनी सेवा दे रहे हैं। देखो दुनिया कहाँ जा रही है, आज अपन देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, लेकिन इस महंगाई में भी वह इंसान सिर्फ 20 रुपये की फीस में ही अपना चेकअप करवाते हैं, पेशेंट की सेवा करते हैं, क्योंकि उनका जो मिशन है वो सिर्फ सेवा का मिशन है और इस मिशन के चलते उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। हाँ जी, आपके जहन में भी वो नाम आया होगा, पता है आप सबको? जी, डॉक्टर सैयद अबरार के यहाँ मैं आज पहुँची हूँ और उनसे आज मैं बातचीत करने वाली हूँ और जानना चाहती हूँ कि मात्र 20 रुपये फीस का सीक्रेट क्या है। और मात्र 20 रुपये फीस तो है ही, लेकिन सर रात के 2-2 बजे तक भी अपना क्लिनिक शुरू रखते हैं और पेशेंट को उम्मीद भी दिलाते हैं कि अगली बार आपको मेरे पास आने का काम नहीं पड़ेगा। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि दूसरी बार अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में 500-1000 रुपये की फ़ी हो चुकी है, सेकेंड टाइम भी जब हम जाते हैं तो 300-500 रुपये हमको देना पड़ता है। और ये ऐसी जगह है, ये डॉक्टर अबरार जी का ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ की फ़ीस तो 20 रुपये है और जब आप फिर से उनके पास आते हैं चेकअप के लिए, उसको हम री-चेकअप कहते हैं, तो वो आपका री-चेकअप फ्री में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नया दवाखाना पुरानी फीस के साथ, मिलते हैं डॉक्टर अबरार जी से। सर आपका मंडल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर हम पहले ये शुरुआत करना चाहते हैं कि आप इतने सालों से अमरावती में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक डॉक्टर की नज़र से लोग आपको देखते हैं, लेकिन हम शुरुआत आपकी पर्सनल लाइफ से करना चाहते हैं। जो बचपन से मैंने सुना है आपने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है, तो वो स्ट्रगल के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, स्ट्रगल भाई, मेरा जन्म जो हुआ एक बहुत ही एवरेज फैमिली में हुआ, या यूँ समझ लिए गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो थे वो एक हॉकर थे, लेकिन उनका सपना था कि उनके तीनों बच्चे खूब ज़्यादा पढ़ लिख कर बड़ा नाम करें। अब मुझे मेरे पिताजी पर बड़ा आश्चर्य आता है कि इतनी छोटी कमाई, इतनी छोटी पूंजी होने के बाद उन्होंने सपने बड़े बड़े देखे और उनका सपना एक ही था कि तीनों बच्चे खूब पढ़ लिख के बड़ा नाम करे। मेरा एक बड़ा भाई है जो सिविल इंजीनियर बना है, मेरी एक बहन है उसकी शादी हो चुकी है, और एक मैं हूँ जो डेंटिस्ट बना हूँ। तो हमारे या मेरे पिताजी के कुछ लोग, पिताजी के कुछ दोस्त ये बोलते थे कि भाई ये इम्पॉसिबल है, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का आप सोच रहे हो, ये इम्पॉसिबल है और इतनी कम पैसों की कमाई के अंदर आप ये सब अचीव नहीं कर सकते। तो मेरे पिताजी बोलते थे सब कुछ होगा, इच्छा रखो ऊपर वाला है, सब कुछ रखो, इच्छा रखो, ऊपर वाला है। अब हम बचपन सुनते थे ये बात, लेकिन देखो उनकी इच्छा थी, उनके सपने थे, उनकी मेहनत थी और अल्लाह का साथ था, तो सब हो चुका, सब बराबर हो करना चुका। ज़रूरी होता है। स्कूलिंग जो हुई मेरी, स्कूलिंग जो है प्राइमरी स्कूल से, ज़िला परिषद स्कूल से हुई है, और उसके बाद में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो है ये साइंस को और मल्टीपर्पज़ से हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है, आज के छोटे बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि स्कूल कौन सी है, किस एरिया में है, किस लोकेलिटी में है, किस गांव में है, किस कस्बे में है, ये ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। जैसे आजकल स्कूलों में होड़ लगी है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़े, मोटी फीस देकर पढ़ाओ तो बच्चा अच्छा बनेगा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे में खुद दम होना चाहिए और उसके साथ में उसका नसीब भी चलना चाहिए, तो ये मुमकिन है। अब ये कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे समाज में हमको, एक छोटे से गाँव से एक बच्चा निकला, आज बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है। तो समाज के लोगों से मेरा बोलना है कि अपनी हैसियत से ऊपर ज़्यादा फीस देकर बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा करके ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बच्चे में खुद दम होना चाहिए और उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए, नसीब का साथ होना चाहिए। सर आपके यहाँ पर 20 रुपये फ़ीस है, 1995 से आज तक, आज 2024 है, तो लोगों की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आपके यहाँ पर वो कम हो रही है। तो नया दवाखाना पुरानी फीस के साथ, तो ये जो टैगलाइन है, तो इसका क्या, ये जुमला क्या है 20 रुपये का? नहीं, जब मैं 95 में दवाखाना मैंने शुरू किया
तो अमरावती में मैंने बीच शहर में जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जगहें काफ़ी महंगी थी, तो मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी। तो मैं सोचा कि चलो अमरावती शहर का जो दूसरा एरिया है जहाँ पर जगह सस्ती मिल जाती है, तो मैं उस खोज में निकला। और नागपुर गेट एरिया में एक जगह खाली पड़ी थी, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे मात्र 20,000 की पगड़ी में और 20,000 रुपये की पगड़ी मुझे जगह दे दी। अच्छा। तो मैं उनका आभारी हूँ, आज भी आभारी हूँ। तो मेरे बजट में मुझे दुकान मिल गई, जगह मिल गई, तो बस बजट ही कारण था जो मैं इस एरिया में आके बैठा। लेकिन जब मैंने क्लिनिक शुरू किया तो आज से 27 साल पहले मैंने देखा कि इस एरिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं फ़ीस ज़्यादा रखूँगा तो इन लोगों को कष्ट होगा, पीड़ा होंगी कि भाई ये फ़ीस हम अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि बाकी लोग शहर में फ़ीस ज़्यादा रहती है। हाँ। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। फिर मैंने इस एरिया के इधर के लोगों के हालचाल देख के, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल कंडीशन देख के मैंने तय किया कि अगर मैं फ़ीस ज़्यादा रखता हूँ तो दांत का दर्द तो कम कर दूंगा, लेकिन उनके पॉकेट का दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि उनका दांत का दर्द भी कम होने को होना और पॉकेट का दर्द भी कम होने को होना, दोनों दर्द एक साथ कम हुए तो मज़ा आएगा। तो वो जो रीचेकिंग फी है वो भी आपके यहाँ पर नहीं है? हाँ, तो रीचेकिंग उसको फेर तपासनी फीस बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सेकेंडरी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। और वो ज़रूरत पड़ने पर वो सोचता है मैंने जाना है नहीं जाना। ये क्यों सोचता है? उसको लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे फेर तपासनी फीस देना पड़ेगा, रीचेक का फीस देना पड़ेगा। इसकी वजह से कई बार कई पेशेंट अपनी बीमारी को दोबारा डॉक्टर को दिखाने से वंचित रह जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि अपना क्लिनिक उनके लिए हमेशा खुला रखना चाहिए। फिर मैंने निर्णय लिया कि फेर तपासनी फीस हम नहीं लेंगे, भले ही फेर तपासनी में 10 रुपये 20 रुपये जो भी हो, लेकिन फेर तपासनी फीस इसलिए नहीं लेते हम ताकि पेशेंट अपनी सेकंड टाइम भी कंप्लेंट लेके फ्रीली, एकदम फ्रीली होके, निसंकोच होकर अपने पास आए, अपनी बात रखें, ताकि उसका जो दर्द है, उसका जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो सके। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। ये जब मैं यहाँ पर आई और मैंने हॉस्पिटल देखा तो मैं थोड़ा चौंक गई हॉस्पिटल को देखकर। मुझे समझ में नहीं आया पहले ये हॉस्पिटल है कि क्या है। तो मतलब मन में क्या सवाल आया? मुझे लगा कि ये कोई ब्यूटी पार्लर तो नहीं है। जो है इसका आर्किटेक्चर जो बना हुआ है वो थोड़ा अलग है। मैंने आज तक बहुत सारे हॉस्पिटल देखे हैं, तो अमरावती में तो देखे ही है, तो अमरावती में सबसे अलग आपका ये डेंटल हॉस्पिटल मुझे लगा। तो ये इसकी खासियत क्या है? इसको हमने पुराना मेरा जो क्लिनिक था वो टिपिकल हॉस्पिटल लुक का था। हाँ। उस समय हमारे पास उसको साज सज्जा के लिए पैसे भी नहीं थे। हाँ, बहुत छोटा था, मैंने भी देखा है वो। बहुत छोटा था। और बस ऐसे तो भी हमने टाइम पास किया उसमें, और धीरे धीरे हम तरक्की करते गए। लेकिन जब मेरे पास पैसे जमा हुए तो मेरा एक सपना था कि क्लिनिक ऐसा बनाया जाए जहाँ पेशेंट को ये ना लगे कि वो क्लिनिक के अंदर है, उसको एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट माहौल दिया जाए। हाँ। ताकि उसकी बीमारी दवाखाना देखकर ही कम हो जाए, या उसको ट्रीटमेंट दौरान ये महसूस हो कि मैं दवाखाने में नहीं हूँ, कुछ अलग जगह बैठा हूँ। तो एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग जो है ये पेशेंट की बीमारी को, पेशेंट के दर्द को, पेशेंट के मेंटल स्ट्रेस टेंशन को कम करने में काफ़ी योगदान देता है। और वो दांत का दर्द तो बहुत ही खतरनाक होता है। दांत का दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो, अगर माहौल अच्छा मिले तो आसपास सराउंडिंग अच्छी मिले तो उसका दर्द वैसे ही वो शांत हो जाता है। तो आपने तो लोगों के दर्द कम करने के 3-4 जुमले बना लिए। हाँ। पहले तो उसको फीस कम करवा दी। हाँ। फिर रीचेकिंग फीस उसकी माफ कर दी, और उसको एटमॉस्फेयर ऐसे दे दिया कि वो यहाँ आने के बाद उसका दर्द ही भूल जाए। और आपका चेहरा देख के तो पूरे ही दर्द भूल जाता होगा वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलाज तो करना ही होगा। यस। तो चलिए अब सर के ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर के पर्सनल लाइफ का तो हमने अभी इंफॉर्मेशन ले लिया सर से कि किस तरह उन्होंने ये मुकाम आज हासिल किया है कि एक हॉकर्स का बेटा होने के बावजूद भी आज इतने बड़े क्लिनिक में बैठकर वो लोगों को अपने क्लिनिक में बुलाते हैं सर्विस देने के लिए। इनके यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सर्जन और अलग अलग डॉक्टर्स भी है। बहुत बड़ा ये क्लिनिक है। जब मैं यहाँ पर आई तो चौंक गई ये सब देख कर के। इतने सारे यहाँ पर चेयर्स रखे हुए हैं जिस पर ट्रीटमेंट चलती है, डेंटल की पूरी ट्रीटमेंट चलती है। तो ये देख कर ही बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल अमरावती जैसे शहर में है और मात्र 20 रुपये में है। तो चलिए चलते हैं सर से, अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। सर अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेंटल का जो ट्रीटमेंट रहता है वो किस तरह चलता है?
डेंटल में बहुत सारी बीमारियां आती है जो दांत से संबंधित है। उसमें मेजर जो रोल है वो पेन का है, दर्द का है। तो मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं वो 80% पेशेंट जो होते हैं वो दर्द की वजह से डेंटल क्लिनिक आते हैं। हाँ। और 20% पेशेंट जो होते हैं वो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक वैल्यू या दूसरे और कारण से दवाखाने में आते हैं। तो मेजर जो चंक है पेशेंट्स का वो पेन को लेकर के है और दूसरा जो है सुंदरता को लेकर है। दांतों के दो महत्वपूर्ण काम है, 2-3 महत्वपूर्ण काम है। दांत जो है चबाने में, खाना खाने में और खाने को डाइजेस्ट कराने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ दांतों का जो दूसरा काम जो है, हम जब बातचीत करते हैं तो हमारे प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है वो दांतों की वजह से बिल्कुल सही निकलते हैं। हाँ। अगर किसी के दांत कम ज़्यादा हो, संख्या में कम हो, सामने दांत गिर गए हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण उसका ख़राब हो जाता है। और तीसरा दांतों का बहुत बड़ा रोल जो है वो सुंदरता में है। अगर आपका चेहरे पर दांत बराबर है और आपके दांतों की संख्या बराबर है, दांतों का साइज, शेप, आकार बराबर है तो आपकी मुस्कुराहट में 4 चांद लग जाते हैं। तो दांतों का जो रोल है वो कॉस्मेटिकली और एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा है। चेहरे का सुंदर होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ दांतों का सुंदर होना और भी ज़रूरी है। और सुंदरता के साथ साथ वो दांत हेल्दी भी होना ज़रूरी है। हेल्दी भी होना ज़रूरी है। अब हेल्दी को हम डील करेंगे बीमारियों के हेड में। यस 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 सर, मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं कि दांतों के तरफ वो जब इग्नोर करते हैं दांत की बीमारी को, तो ये छोटी सी बीमारी में वो उसका रूप बड़ी बीमारी में हो जाता है, जैसे कैंसर की तरफ हो जाता है। तो क्या दांत का कुछ रोल है कैंसर की बीमारी में? अब देखिए, दांतों की जो है, दांत 2 प्रकार के होते हैं। शुरुआत से अगर हम देखें तो बचपन में दांतों का एक सेट आता है, उसको हम दूध के दांत बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं। और दूसरा जो सेट आता है वह परमानेंट टीथ आता है। तो बचपन में भी दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज के अंदर ये माना गया है कि भाई दूध के दांत है, कैसे भी हो, काले हो, पीले हो, गिरने वाले, नए आने वाले। हाँ। लेकिन इस बात से डेंटिस्ट लोग सहमत नहीं है। हमारा ये कहना है कि बच्चों के दूध के दांतों का भी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूध के दांत अच्छे रहेंगे तो परमानेंट दांत भी अच्छे आएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि दूध के दांत को भी साल में एक बार चेक किया जाए। और दूध के दांत पर भी अगर आपको ब्लैक स्पॉट दिखता है या कैविटी दिखती है तो उसको डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करवा लो। साथ ही साथ बच्चों को सुबह और शाम ब्रश करने की आदत डाली जाए और बच्चों को मीठा या चॉकलेट खाने से मना किया जाए। अगर हम ज़्यादा मना नहीं कर सकते, किसी कारण बच्चे ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, तो अगर चॉकलेट दे भी देते हैं हम, तो चॉकलेट खाने के बाद उसको फ़ौरन ब्रश करने का सिखाया जाए, ताकि जो चॉकलेट का चिकट पदार्थ होता है जो अटक जाता है तो वो क्लीन हो जाए। क्योंकि बेसिकली कीड़ जो लगती है, कैविटी जो होती है, वो चिकट पदार्थ से लगती है। तो अगर बच्चा चॉकलेट खा भी लेता है तो उसको ब्रश करना सिखा दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद जो नए दांत आते हैं, तो नए दांत जो है उनका देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये दांत जो है लाइफ टाइम रहते हैं और लाइफ टाइम इनका काम है पेशेंट के साथ रहना और पेशेंट को खाने पीने मदद करना और पेशेंट की मुस्कुराहट को मेंटेन करना। इसलिए दोनों सेट जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आपने बात कहा है कि दांतों का, तंबाकू का और कैंसर का संबंध है क्या, तो पहली बात तो हर वो चीज़ जो हानिकारक है हमको बचना चाहिए। अब ओरल कैविटी या दांत या मुंह जो है, इसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है तंबाकू, सुपारी है। पुड़ी, खर्रा, पान, ये बहुत हानिकारक है। अब हमको डेंटिस्ट लोग हम ये सिखाते हैं लोगों को, भाई ये चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप तंबाकू खाते हैं, पान तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं तो इससे दांतों का कैंसर होने का या गाल का, जबड़े कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है लोगों से कि वो ऐसी चीज़ें ना खाएं और अपनी जान को जोखिम में ना डालें। देखिए, अभी तो बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट डेंटिस्ट में भी आ गए हैं। तो ये परमानेंट दांत जो होता है, अभी उसका मेडिकल वर्ड तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी परमानेंट दांत कितना सेफ रहता है? ये जो परमानेंट दांत मतलब आपका कहना ये है कि हम जो दांत लगाते हैं वो, देखिए दांतों में जो है कि दांत जो नए लगाने के रहते हैं 2-3 प्रकार के दांत आते हैं। किसी कारण किसी पेशेंट का कोई दांत अगर गिर जाता है, किसी कारण किसी पेशेंट का कोई दांत गिर जाता है, सपोज़ सामने के दांत है, किसी एक्सीडेंट में गिर जाते हैं, पीछे के दांत है, कैविटी लगा सड़ के गिर जाता है,
तो पेशेंट ये चाहेगा कि उसको रिप्लेस किया जाए। हाँ। अगर रिप्लेस कर लेते हैं तो उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, सुंदरता बढ़ जाती है। अब पीछे के दांत रिप्लेस कर लेते हैं तो खाने पीने में सहयोगी होते हैं, जो कि डाइजेशन में, पाचन में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो दांत 3 प्रकार के आते हैं। एक है जो रिमूवेबल टाइप ऑफ टीथ है, कि जो हम जब चाहें जब लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये थोड़ी पुरानी पद्धत हो गई है। वो तो पूरे 12 मतलब जो पूरे 32 ही नहीं, इसमें 2 दांत भी निकालने वाले बन सकते हैं, 4 भी बन सकते, 6 भी बन सकते हैं। अब किसी पेशेंट को 2, 4, 6, 8, 10 दांत कम है तो वो ये रिमूवेबल टाइप ऑफ दांत बना सकता है, जो कभी भी वो मन चाहे निकाले, लगाए, खाए जब चाहे जब। ही इज़ फ्री टू डू। तो ये थोड़ी पुरानी पद्धत है। इससे थोड़ा आगे हम चलेंगे तो फिक्स दांत का जन्म हुआ। फिक्स दांत में हम उसको ब्रिज बोलते हैं, FPD बोलते हैं या ब्रिज बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो दांत अपने कम है, संख्या में जो दांत कम है, उसके आजू बाजू के दांतों का सपोर्ट लेकर हम एक छोटा सा ब्रिज तैयार कर देते हैं, या दांत 2 कैप लगा करके जो दांत कम है वो दांत रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको रोज़ दांत निकालना नहीं पड़ता, रोज़ धोना नहीं पड़ता। ये एक बार लग गए तो लग गए। तो ये भी काफ़ी हद तक चलता है और 80-90% लोग इसी प्रकार के दांतों से खुश है, संतुष्ट है। लेकिन कभी ये होता है कि कुछ दांत ऐसे होते हैं जिसके आसपास सपोर्ट नहीं होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि बाजू के दांतों का सपोर्ट लेके हम बीच में दांत लगा देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाजू में दांत हेल्दी नहीं होते या दांत ही नहीं होते, तो हम वहाँ ब्रिज नहीं लगा सकते, सिरेमिक के दांत नहीं लगा सकते, तो उसके लिए फिर इम्प्लांट लगाना पड़ता है। तो इम्प्लांट जो है, मतलब उस इम्प्लांट का मतलब ये है कि एक मेटालिक स्क्रू होता है, आमतौर पर जो टाइटेनियम का होता है। तो टाइटेनियम का स्क्रू जो होता है वो पाउडर कोटेड होता है, वो उसको कोटिंग होती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की कोटिंग होती है। तो वो कोटिंग के माध्यम से वो ओरिजिनल हड्डी के अंदर अपना बॉन्ड बना लेता है। पहले तो स्क्रू है, उसमें थ्रेड्स है, और दूसरा उसके ऊपर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। तो वो क्रिस्टल की वजह से वो अपनी ओरिजिनल हमारी हड्डी से अपना बॉन्ड बना लेता है। और वो 2-3 महीने अंदर छोड़ दो उसको, और उसके बाद में उसका बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद उसके ऊपर हम दांत लगा सकते हैं। मतलब दांत कुल मिला के 3 प्रकार के हो गए। एक जो रोज़ लगाओ रोज़ निकालो, उसके बाद दूसरा सिरेमिक का ब्रिज, और तीसरा इम्प्लांट। तो सबसे ज़्यादा सेफ क्या है इसमें? हर पेशेंट की ज़रूरत अलग अलग होती है, हर पेशेंट के मुंह के अंदर रचना अलग अलग होती है, हर पेशेंट की डिमांड अलग अलग होती है, हर पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इसको हमको कौन सा दांत देना है। तो कई बार पेशेंट डिमांड करता है, कई बार डॉक्टर बताता है कि आपके लिए ये सूटेबल है। तो जो उस समय उचित हो हम वो फैसला उस पेशेंट के पास रख देते हैं, और जो ऐसा फैसला चयन करते हैं जो मेडिकली भी सही हो और पेशेंट के हिसाब से भी सही हो। सर, अब बहुत सारे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो फिर उसको क्लिप लगाए जाते हैं जिसको ब्रेसेस कहते हैं। तो उसके कितने टाइप होते हैं? अब ब्रेसेस में अब फिर से 2 प्रकार आते हैं। ब्रेसेस एक रिमूवेबल टाइप ऑफ ब्रेसेस होते हैं कि जो बच्चा जब चाहे जब लगाए, जब चाहे निकाले। लेकिन रिमूवेबल टाइप ब्रेसेस लगाने में प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते। वो माँ बाप के सामने या घर में परिवार सामने लगा के रखते, जैसे ही बाहर जाते वो अपना निकाल के जेब में रख लेते। तो उससे रिजल्ट नहीं मिलते, या बहुत लेट मिलते, या रिजल्ट बहुत पुअर मिलते। तो उससे माँ बाप भी परेशान, बच्चा भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। अब बच्चा सच्चाई बोलता नहीं आकर कि भाई मैंने जेब में ज़्यादा रखा, मुंह में कम रखा। फिर उसके बाद में दूसरी प्रकार फिक्स टाइप ऑफ ब्रेसेस। फिक्स टाइप ऑफ ब्रेसेस में हम दांत के ऊपर छोटे छोटे ब्रैकेट्स आते हैं जिसके अंदर से वायर हम चिपका देते हैं। तो वो ब्रैकेट्स के माध्यम से हम वायर फिक्स कर देते जिसको बच्चा निकाल नहीं सकता। मतलब वो 24 आवर्स वर्किंग रहेंगे, बच्चा चाहकर भी निकाल नहीं सकता। और 24 आवर्स रहने की वजह से और उसमें पेशेंट जो है वो बराबर लगा कर रखता है, रिज़ल्ट अच्छे मिलते और फास्ट मिलते। और पेशेंट को जो जैसी मुस्कुराहट होना, जैसे दांतों के अलाइनमेंट होना, वो हम अचीव कर सकते हैं। हमारा जो गोल रहता वो गोल हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। फिक्स टाइप ऑफ ब्रेसेस में परफेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हम जैसा चाहो वैसा दांत को घुमा सकते, फिरा सकते, आगे पीछे कर सकते उसको। और सर, मैंने ये भी सुना है कि डेंटल क्लिनिक में अगर किसी को अपने गाल पे डिंपल चाहिए, हाँ, तो वो उसकी भी सर्जरी होती है। हाँ, तो ये क्या सर्जरी? ये सर्जरी आती है कॉस्मेटिक में। अच्छा। भाई डिंपल की बहुत वैल्यू है। हाँ। और जो हंसते वक्त अगर किसी के गाल में या इधर डिंपल आता है तो स्माइल को 4 चांद लग जाते हैं। हाँ। तो डेंटिस्ट इस बात में कैपेबल है
कि वो पेशेंट को गाल में डिम्पल माइनर सर्जरी करके डिम्पल बना के दे सके। अभी आपने बड़ा नया सवाल पूछा है, ये मुद्दा समाज में भी आया नहीं है। हाँ। मैं चाहूँगा कि लोग इसके बारे में जागरूक हो और जिन जिन को डिम्पल चाहिए वो हमारे दवाखाने में आए, डिम्पल बनाए और जाएं। जी ज़रूर। देखिए जो सवाल मैंने सर से पूछा डिम्पल का, तो जिसको पसंद है डिम्पल तो ज़रूर बनवा लीजिए सर के पास। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, डिम्पल बनाइए, मुस्कुराइए। देखिए सर, एक नया वर्ड मैंने सुना है, ब्रशिंग तो हम लोग मैन्युअली करते हैं, हाथ से करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ब्रशिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रशिंग मतलब एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक ब्रश मिलता है जिसको, जैसा बच्चे आमतौर पर बराबर ब्रश नहीं कर पाते, वो सिखाना पड़ता है, ऐसा करो वैसा करो, या वो कर नहीं पाते। तो पहले तो ये होता था कि भाई माँ बाप बच्चों को खुद ब्रश कर देते थे। हाँ। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा आ गया, माँ बाप भी बिज़ी है और माँ बाप पास टाइम नहीं है इतना। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश जो है, ये इसमें एक बटन होता है, उस पर पेस्ट लगा दो आप, मुँह में रखो तो वो खुद ही वाइब्रेट भी करता है, खुद ही रोटेट भी होता है। अच्छा। तो मतलब बच्चे को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे बस बोल दो यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, वो ब्रश खुद मूवमेंट करता है। हाँ। और अपना ब्रश क्लीनिंग जो फैक्टर है, वो क्लीनिंग का काम ब्रश कर देता है। जैसा पहले कपड़े हाथ से धुलते थे, अब मशीन में धुल रहे, ऐसे ही पहले दांत हम उस ब्रश से साफ करते थे। लेकिन आज भी मैं कहूँगा बोलूँगा कि सेल्फ ब्रशिंग जो है मैनुअल, ये ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश जो है ये ज़्यादा महत्व रखता है मेंटली रिटार्डेड बच्चों के अंदर। जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, जो किसी कारण बराबर ब्रश नहीं कर पाते या नहीं कर सकते या नहीं कर सकेंगे, उनके लिए इसका चलन ज़्यादा बढ़ा है। और रूटीन में वो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर है जहाँ वो ज़रूरी है। चीज़ अच्छी है, चीज़ अच्छी है। सर मुझे बताइए कि दांतों का एक्सरे कब निकालते हैं और कितने टाइप होते हैं एक्सरे के? दांतों के अंदर जो बीमारी होती है तो उसे देखने के लिए कई बार एक्सरे की मदद लेनी पड़ती है। जैसे डेंटल कैविटी है या मुंह में कैविटी लगी है या कीड़ा लगा हुआ है, तो वो जब पेशेंट आता है, मुझे पेन हो रहा है, तो हम उसको मिरर में या हम उसको लाइट में देख लेते हैं कि ब्लैक स्पॉट है, यहाँ कीड़ लगा है, तो उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो दांत के बीच की जगह जो छुपी हुई होती है वहाँ कीड़ लगी होती है। पेशेंट बोलता है यहाँ दर्द है, लेकिन हमको अपने आँखों से दिखता नहीं कि भाई कीड़ क्या है, किधर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसकी डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, ये हमको दिखता नहीं आँखों से कई बार। तो इसके लिए हम डेंटल एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे की मदद से हम ये तय करते हैं कि इलाज क्या देना है, इसको दवाई क्या देना है। तो एक्सरे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है छोटा एक्सरे, समझो 2 या 3 दांत उसमें एक एक्सरे में आ जाते हैं, तो वो छोटे एक्सरे से हम 2 या 3 दांत को ले सकते हैं, और वो उसको हम IOPA बोलते हैं। पहले उसकी अलग मशीन होती थी, आजकल एडवांस ज़माना है, तो नई नई मशीनें आ चुकी हैं, बताऊंगा आपको मशीन। तो पहले एक्सरे की रिपोर्ट आने 10-20 मिनट लग जाते थे, अब विद इन अ सेकंड इंस्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं, एक्सरे देखने मिल जाता है। दूसरा ये है कि OPG, मतलब हमको समझो एक साथ पूरे 32 दांत देखना है, साथ ही साथ जबड़ों की रचना देखना है, जबड़े की हड्डियाँ देखना है, मैक्सिलरी साइनस देखना है, पूरे ये कॉन्डाइल, कोरोनाइड, बॉडी, ये सब एक साथ देखना है। एक ही एक्सरे में जबड़े भी और एक ही एक्सरे में 32 दांत भी हमको अगर देखना है, तो हम एक बड़ा एक्सरे निकालते हैं जिसका नाम OPG है। तो OPG मशीन एक बड़ी मशीन होती है, वो 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आपको पूरा एक्सरे निकाल के दे देती है। हम एक ही एक्सरे में पूरे 32 दांत जबड़ों के साथ देख सकते हैं। OPG मशीन का फ़ायदा ये है, OPG एक्सरे का फ़ायदा ये है कि पूरे दांत हमको एक ही एक्सरे में दिख जाते हैं, जिससे पेशेंट को रेडिएशन कम मिलता है। रेडिएशन जो है ये थोड़ा बहुत हानिकारक होता है, तो बड़ी मशीन में फ़ायदा ये है, रेडिएशन बहुत कम मिलता है। दूसरा OPG का फ़ायदा ये है कि हम जबड़े, रोड साइड एक्सीडेंट में जबड़े टूटते हैं, हड्डी टूट जाती है, अपर जॉ लोअर जॉ टूट जाता है, तो हम जबड़ा कहाँ टूटा है एग्जैक्टली, हम OPG की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जबड़ा कहाँ टूटा है, इसका इलाज क्या करना है। ये 2 प्रकार के एक्सरे हैं। अब इसके ऊपर भी और है जिसको हम CBCT बोलते हैं। CBCT मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर साइट को हम जूम करते हैं और उसका 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं। अभी OPG मशीन में है कि ये 2 डायमेंशनल इमेज है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उसका व्यू जो आ रहा है वो 2 डायमेंशनल आ रहा है।
लेकिन कई बार हमको 2 डायमेंशनल में कन्फ्यूजन होता है, तो हम चाहते हैं कि भाई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसका 3 डायमेंशनल व्यू हमारे पास आए, तो उसके लिए हम CBCT एडवाइस करते हैं, या CT स्कैन होता है, MRI होता है, ऐसा हमारे यहाँ CBCT होता है। तो हम CBCT से हम उसका 3 डायमेंशनल इमेज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और एग्जैक्टली किस जगह पर किस प्रकार का फॉल्ट आया है, हड्डी कहाँ टूटी है या गांठ कहाँ बनी है, कितनी चौड़ाई है, कितनी गहराई है, वो बिल्कुल सही सटीक हमको मिल जाता है। और अगर चाहे आपका डायग्नोसिस सटीक है तो इलाज भी सटीक हो जाता है। देखिए सर, बहुत सारे पेशेंट को दांत निकलवाने पड़ते हैं अपने, और अक्कल दाढ़ का तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल बढ़ चुका है, तो इसके रीज़न क्या है? अक्कल बढ़ गई लोगों की। दांत निकालने का प्रमाण अभी जैसा आपने बताया है बढ़ गया, लेकिन मैं इससे अग्री नहीं हूँ। आजकल आज के दौर में दांत निकालने का प्रमाण बहुत कम हो चुका है। पेशेंट भी और डॉक्टर भी ये चाह रहा है आजकल कि दांत ना निकाला जाए, क्योंकि दांत निकाल लिए अगर हमने तो बाद में रिप्लेस करना पड़ता है, वो महंगा इलाज है। तो पेशेंट भी आजकल ये चाहता है, डॉक्टर भी चाहता है कि दांत निकालने की बजाय दांत को बचाया जाए। अब दांत को बचाने के लिए हमको उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कई बार करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब ये होता है कि सपोज़ कोई दांत में कैविटी है या किसी कारण दांत की जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है, तो अगर वो दांत की नर्व डैमेज हो चुकी है तो उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है, उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम दांत को बचा सकते हैं। दांत को बचाने के बाद, रूट कैनाल होने के बाद उस पर हम सिरेमिक की या मेटल की कैप लगा देते हैं, जिसकी वजह से दांत की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका है दांतों की रक्षा करने का। लेकिन कभी कभी ये होता है, जैसे आपने सवाल किया दांत क्यों निकालना पड़ता, कब निकालना पड़ता, अक्कल दाढ़ क्या है, तो कभी कभी ये होता है कि दांत को रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या हम दांत को रिपेयर करने के बाद हमको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ नहीं मिलने वाली है, या पेशेंट जो एफर्ट्स दे रहा है, पेशेंट जो खर्च कर रहा उसको उसका मुबादला नहीं मिलने वाला है, दांत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, उसको रिपेयर करके फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो उस वक्त हमें डिसीजन लेते हैं कि दांत निकाल लिया जाए। तो दांत जो निकाला जाता है, तो दांत निकालने के बाद उसको नया लगाने की हम सलाह देते हैं। अगला जो सवाल था आपका अक्कल दाढ़ का, तो मैंने मजाक से बोला अक्कल बढ़ गई लोगों की, लेकिन मजाक भी है, सच भी है। अक्कल तो वाकई बढ़ी है। पहले हम लोगों को अक्ल कम थी, आज हमारी जो अक्ल है इतनी अक्ल छोटे बच्चों को आ गई है। वो तो है। तो अक्ल दाढ़ जो है उसको अक्ल दाढ़ इसलिए बोला जाता है कि वो 18 साल के आसपास की उम्र में निकलती है, इसलिए वो एज को देखते हुए उसका नाम विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ रख दिया गया। वैसे अक्ल से कोई लेना देना नहीं है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अक्ल दाढ़ निकाल भी ले आप तो अक्ल कम नहीं होने वाली, और 2-4 अक्ल दाढ़ बाद लगा ली भी जाए तो अक्ल बढ़ने वाली। अक्ल दाढ़ तकलीफ इसलिए देती है कि डे बाय डे अगर हम देखेंगे पिछले 100, 200, 300 साल का इतिहास देखेंगे हम, तो जॉ साइज़ जो हमारा पेशेंट का, जो हमारे लोगों का जॉ साइज़ थोड़ा छोटा हो रहा है। तो 32 दांत को अकोमोडेट करने की जगह उसमें कम पड़ रही है, बिकॉज हमारी फूड हैबिट्स जो है, हम ज़्यादातर सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, रिफाइंड फूड ले रहे हैं, चबाने वाले चीज़ हमने कम कर दी है, तो उससे जॉ की ग्रोथ थोड़ी कम है। तो 32 दांत की जगह वो 30 दांतों को संभालने की क्षमता रखता है। तो उतनी जगह उसमें अवेलेबल है कि 2-3 दांत कम हो जाएंगे, उसमें जॉ साइज़ ग्रोथ नहीं हो रही। तो जगह कम है, दांत ज़्यादा है, तो अक्ल दाढ़ तो आ गई। अब वो अपने आप को ऊपर लाने के लिए कभी टेढ़ी हो जाती है, कभी आड़ी हो जाती है, कभी तिरछी हो जाती है। तो अक्ल दाढ़ जब टेढ़ी, तिरछी, आड़ी हो जाती है तो हमको उसको माइनर सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो बड़ा पहले लोगों को डर लगता था कि पहले ये होता था कि अक्ल दाढ़ निकालने के बाद दर्द हुआ करता था, सूजन काफ़ी आती थी। लेकिन आजकल दवाइयाँ ऐसी आ गई, मशीनें, टेक्निक ऐसी आ गई कि अक्ल दाढ़ निकालने के बाद सूजन बिल्कुल नहीं आती, दर्द बहुत ही कम होता है। इसलिए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो निसंकोच होकर अक्ल दाढ़ निकाल सकते हैं अगर तकलीफ दे रही है तो। सर पहले तो ये सवाल मैं पूछूंगी कि एज वाइज कुछ टूथपेस्ट होते हैं क्या? जैसे बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट, ग्रोइंग एज में अलग, और ओल्ड एज वाले लोगों को अलग अलग पेस्ट होते हैं क्या, कुछ ऐसा? हाँ, देखो बच्चों में जो हम पेस्ट बच्चों प्रिस्क्राइब करते हैं वो फ्लोराइड रिच होते हैं, क्योंकि बच्चों में कैविटी लगने का प्रमाण ज़्यादा, इसलिए हम फ्लोराइड रिच पेस्ट देते हैं। अब जब बच्चा अडल्ट होता है, अडल्ट से यूथ होता है, तो उस समय उसको फ्रेशनेस की ज़रूरत होती है, तो उस समय उसको हम
ऐसे पेस्ट देते हैं जो ज़्यादा फ्रेशनेस दे उसको। जब पेशेंट थोड़ा 40 के ऊपर जाने लगता है तो उस समय दांतों का झिझाव होता है, दांत घिसना शुरू होते हैं, उसको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रहा है या हम ऐसा एंटिसिपेट करते आने वाला है तो उसको हम ऐसे पेस्ट देते हैं जिसके अंदर ऐसी दवाइयाँ होती है जो सेंसिटिविटी के लिए रोकथाम करती है। और ये दांतों की सफ़ेदी क्या होता है? दांतों को साफ करने, सफ़ेदी का मतलब ये है कि दांतों को जो मैल लगा हुआ है, कुछ लोगों को कॉफ़ी के स्टेन्स होते हैं, कुछ लोगों को पान तंबाकू के कत्थे के स्टेन्स होते हैं, तो उसको हम स्केलिंग बोलते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट जिनके दांतों का कलर किसी कारण से चेंज हो गया है तो स्केलिंग करा के अपने दांतों को चमका सकते हैं और अपनी मुस्कुराहट को चमका सकते हैं। सर, दांतों से जुड़ा एक वर्ड मैंने सुना है, प्लाक। तो ये प्लाक क्या होता है? प्लाक मतलब ये होता है कि दांतों पर येलो रंग की परत का जम जाना। अगर किसी कारण हम ब्रश बराबर नहीं कर सके, आमतौर पर अंदर की तरफ से हम ब्रश नहीं करते, हम ब्रश के बाहर बार करते हैं, अंदर की तरफ से ब्रश करना ज़रूरी होता है। अगर किसी कारण से हम ब्रशिंग बराबर नहीं हुई तो येलो रंग की परत जम जाती है, उसको हम प्लाक कहते हैं। और अगर वो कुछ दिन तक रह गया ऐसा तो ब्लैक बन जाता है, इसको टार्टार कहते हैं। तो प्लाक और टार्टार ये दांतों पर नहीं होना चाहिए। अगर है येलो या ब्लैक दिखता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं और स्केलिंग या दांतों की सफाई का डॉक्टर को बोलें, डॉक्टर वो साफ़ कर देंगे। सर, बहुत बार जब लोग ब्रश करते हैं या मैं भी ब्रश करती हूँ तो वो टाइम में ना खून निकलता है मसूड़ों से, तो उसका क्या रीज़न होता है? ये मसूड़ों से खून निकलना इस बात का इंडिकेशन है कि मसूड़ों की हेल्थ ख़राब है, मसूड़े सूजे हुए हैं, और दूसरे शब्दों में बोला जाए मसूड़ों के अंदर कीटाणु की संख्या बढ़ गई है। तो उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाएं। डेंटिस्ट के पास जाके डेंटिस्ट आपको कुछ दवाइयाँ देगा, माउथ वॉश देगा और एक बार मसूड़ों की सफाई कर देगा। दांतों के साथ साथ मसूड़ों की सफाई भी ज़रूरी है। डेंटिस्ट मसूड़ों की सफाई कर देगा, उसके बाद आपका खून निकलना बंद हो जाएगा। अगर खून निकलना कंटिन्यू चालू रहा, अब पेशेंट ने उसको निगलेक्ट किया तो बाद में पायरिया हो सकता है। पायरिया मतलब मसूड़ों से पस निकलना। तो पेशेंट को चाहिए जब खून निकल रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाए। खून निकलना ये एक अलार्मिंग साइन है, ये पेशेंट के लिए एक सिग्नल है भाई अब आप डेंटिस्ट के पास जाओ। सर, जैसा मैंने आपसे सवाल किया था कि गालों पे डिंपल आप बना सकते हो डेंटिस्ट के पास, तो और कौन सी ऐसी सर्जरीज है कॉस्मेटिक्स को लेकर या सौंदर्य को लेकर जो डेंटल में होती है? एक तो ये पहला जो सवाल था आपका डिंपल, यस डिंपल बना सकते हैं। डेंटिस्ट के पास आके आप डिंपल एक माइनर सर्जरी के माध्यम से बना सकते हैं। दूसरा जो बहुत कॉमन है कि कुछ पेशेंट के जबड़ों की रचना बहुत ज़्यादा आगे पीछे होती है, छोटी बड़ी होती है, तो हम चाहते हैं कि दांतों को क्लिप लगाकर, ब्रेसेस लगाकर वो ठीक कर ले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डेंटल डिफॉर्मिटी की बजाय वो एक स्केलेटल मतलब हड्डियों की रचना गड़बड़ है, उसकी वजह से होती है। पेशेंट का जो फेस का लुक है वो दांत की वजह से नहीं बल्कि जबड़े की रचना की वजह से लुक चेंज हो गए उसके। तो उसके लिए उसको हम ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी बोलते हैं, मतलब जबड़ों की सर्जरी। तो जबड़े की हड्डी को कभी कहीं कम ज़्यादा करके सर्जरी करके हम जबड़े का शेप भी चेंज कर सकते हैं। आपने ब्रेसेस के बारे में तो मुझे बताया, लेकिन आजकल तो बहुत सारे ब्रेसेस के टाइप आए हैं, वो ट्रांसपेरेंट भी ब्रेसेस उसमें हैं। हाँ। तो एग्जैक्टली ब्रेसेस के टाइप्स कितने हैं? ब्रेसेस में 4-5 प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम लगाते थे मेटालिक ब्रेसेस लगाते थे, लेकिन मेटालिक ब्रेसेस में लोगों को तकलीफ ये थी, प्रॉब्लम ये था कि वो ब्लैक दिखते हैं। हाँ। तो कई लोगों को पसंद नहीं आया। हाँ, स्माइल तो करने उसके के बाद। स्माइल करते हुए ब्लैक अच्छा नहीं दिखता। तो उसकी जगह बाद में फिर सिरेमिक के ब्रेसेस आए कि जो ब्रैकेट्स होते हैं वो वाइट रंग के होते हैं, तो वो लेस ऑब्जेक्शनेबल होते हैं। इसके बाद अभी इनविजिलाइन आया है कि जो 100% ट्रांसपेरेंट है, जो दिखते ही नहीं है मुंह में लगाए या नहीं लगाए हैं। तो एक ये भी तरीका है। दूसरा, कई बार हम लिंगुअल ब्रेसेस लगाते हैं, मतलब दांत को अंदर की जानिब से लगाते हैं। हाँ। तो वो भी दिखते नहीं है। हाँ। तो कुल मिला के 4-5 प्रकार है कि जो कि पेशेंट की कॉस्मेटिक डिमांड को नज़र में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। तो एक है मेटल के, एक है सिरेमिक के, तीसरे इनविजिबल और चौथे है लिंगुअल। तो ये 4-5 प्रकार है जो कि कॉमन है। सर, बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आता है, तो उसका क्या रीज़न होता है? मुंह से बदबू आना इस बात की अलामत है, इस बात का सिग्नल है कि मुंह के अंदर इन्फेक्शन है। अब मुंह के अंदर इन्फेक्शन जो होता है कॉमनली वो मसूड़ों के अंदर होता है। मसूड़ों में कीटाणु पलते हैं, वहाँ से बदबू पैदा करते हैं। तो अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो उसका मेन कारण जो है, बहुत 80-90% टाइम्स कारण ये होता है कि पेशेंट को दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर कहीं गड़बड़ है
डेंटिस्ट के पास जाकर ठीक कराएं। लेकिन उसके बाकी कारण और भी है। कई बार ओल्ड एज में भी बदबू आती है। हाँ। कई बार कुछ दवाइयाँ पेशेंट खाता है, वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, बदबू आती है। कई बार इंडाइजेशन से, अपचन से भी बदबू आती है। बच्चों के अंदर अप टू द एज ऑफ 13-14 ईयर्स टॉन्सिल रहते हैं, कई बार वो भी एक कारण बनता है। कई बार जो साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, ये इन्फेक्टेड रहते हैं, उससे बदबू आती है। तो मुद्दा ये है कि मेन कारण जो है बदबू आने का, वो मुंह तो है ही है, साथ में उसके बाकी के कारण भी हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर डेंटिस्ट से बोलता है कि दांत बहुत साफ है, हेल्दी है, फिर हमारा अगला सवाल ये होना फिर कारण क्या। फिर डेंटिस्ट का ये रोल है कि वो कारण ढूंढे और उसका सही सलाह पेशेंट को दे। और तात्पुरता बदबू को मास्क करने के लिए जैसे हम परफ्यूम में डियो लगाते हैं, ऐसे माउथ वॉश अवेलेबल है जो लिक्विड फॉर्म में भी है, स्प्रे फॉर्म में भी है। तो हम लिक्विड फॉर्म के भी यूज़ कर सकते हैं और स्प्रे फॉर्म के छोटे स्प्रे आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दांतों का ध्यान नहीं रखते या फिर कुछ लोग ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। तो कॉमनली लोगों ने साल में कितने बार डेंटल चेकअप करना चाहिए? आमतौर पर ये माना गया है कि साल में 1 बार या 2 बार डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर हम साल में 1 या 2 बार डेंटल चेकअप कराते हैं तो कहीं कोई कैविटी है, मुंह के अंदर कहीं कीड़ा लगा हुआ है या मसलों में कोई इन्फेक्शन है, तो हमको बहुत छोटी सी उसमें बात पकड़ में आ जाती है। तो कोई भी बीमारी वो छोटी अवस्था में हो तो उसको ट्रीट करना आसान है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अगर हम डेंटिस्ट के पास 10 साल ना जाएं और 10 साल बाद जाने के बाद मालूम पड़ा कि ये दांत बहुत ख़राब हो गया, रूट कैनाल करना पड़ता या दांत निकालना पड़ता, तो बड़ा ये नुकसान वाला है। इसलिए साल में 1 बार या 2 बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, अपना चेकअप कराएं। देखिए सर, आजकल जो चलन आया है मार्केट में तंबाकू, खर्रा, गुटखा का, तो यूथ उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को? संदेश तो बहुत सादा है, बहुत सिंपल है कि किसी ने भी पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और आजकल सरकार ने पान, तंबाकू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर लिख के लगाया है कि ये खाना हानिकारक है। इसके बावजूद भी लोग खा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि लोग बेवकूफ़ी तरफ जा रहे हैं। एक तो हम एक तरफ हम बोलते हैं कि लोग जागरूक हो गए, लोग होशियार हो गए, समझदार हो गए, अक्लमंद हो गए, लेकिन दूसरी तरफ तंबाकू की पुड़ी पर, सिगरेट के पुड़ी पर, डब्बे पर लिखा हुआ है कि हानिकारक है, उसके बाद भी हम उसको धड़ल्ले से खा रहे हैं। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि ऐसी हर चीज़ जो कि हानिकारक है अपनी सेहत के लिए, वो ना खाया जाए। ये सिर्फ शौक ही तो है, छोड़ भी सकते हैं हम। इससे कैंसर भी हो सकता है, अपनी जान को धोखा है। पर आप आज यूथ हालत में ये शौक कर रहे हैं तो इसका परिणाम जो कैंसर होता है आखिरी में, ये परिणाम आएगा 35-45 ईयर्स के एज के टाइम पर, जब आप 40-45 साल के होंगे। उस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, आप शादीशुदा होते हैं, आपके पास बीवी होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनकी स्कूलिंग है, उनकी शादी ब्याह है। अगर उस समय आप घर के आधार है, आप घर के मेन पिलर है, और वो हल जाता है, उसको कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, या आपकी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा उसमें ट्रीटमेंट में लग जाता है, तो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत हानिकारक है। मेरा अनुरोध है लोगों से, युवाओं से, कि वो कम से कम खुद की खातिर नहीं तो अपने आने वाली बीवी और आने वाले बच्चों की खातिर पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब छोड़ दें। सर, ये कैविटी एग्जैक्टली क्या होता है, और कैविटी के बाद वो फीलिंग ट्रीटमेंट है आपके इसमें, तो वो क्या होता है? कैविटी मतलब ये होता है कि दांत में ब्लैक स्पॉट आ जाना। ब्लैक स्पॉट 90%, 95% टाइम कैविटी ही होती है। ब्लैक स्पॉट का बाकी कारण भी है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम ब्लैक स्पॉट मतलब कैविटी। अगर कैविटी दिखती है डेंटिस्ट को तो हम उसको फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग में भी 2-4 प्रकार के मटेरियल अवेलेबल हैं। सिल्वर फिलिंग भी होती है, सीमेंट फिलिंग भी होती है, कॉस्मेटिक कंपोजिट फिलिंग भी होती है। सिल्वर फिलिंग की बात यह है कि सिल्वर फिलिंग बहुत जानदार, बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। मैंने खुद ने 30 साल 40 साल पुरानी फिलिंग देख चुका हूँ, जिसने 40 साल पेशेंट को सर्विस दी है। लेकिन फिर बात नए ज़माने की कि लोगों को दांत में भरा हुआ ब्लैक मटेरियल अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि दांत के अंदर ब्लैकिश कुछ नहीं होना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनीज़ ने नया फिलिंग मटेरियल निकाली है, जिसको हम कंपोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल बोलते हैं या कंपोजिट फिलिंग मटेरियल बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है एज गुड एज सिल्वर होती है,
एज गुड एज नेचुरल टूथ होती है। प्लस एडेड एडवांटेज ये है कि ये दांत के रंग का होता है। अच्छा। फिलिंग करने के बाद में भी दांत के अंदर अगर हम पूरा मुंह खोल के हंसें या हमने अंदर झांक कर भी देखे तो फीलिंग पहचान में नहीं आएंगी कि दांत में गड्ढा था और भरा हुआ है। तो इसको हम कॉस्मेटिक फीलिंग भी बोल सकते हैं, कंपोजिट फीलिंग बोल सकते हैं, या वाइट फीलिंग भी बोल सकते हैं, या टूथ कलर्ड फीलिंग भी बोल सकते हैं। देखिए सर, दांत में कैविटी लगने के बाद बहुत सारे पेशेंट को रूट कैनल की सलाह दी जाती है, तो ये रूट कैनल के कितने टाइप है? रूट कैनाल तो सिर्फ रूट कैनाल ही होता है, लेकिन टाइप्स पूछेंगे तो इसमें समय को लेकर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका कि एक होता है सिंगल सीटिंग रूट कैनाल और एक होता है मल्टीपल सीटिंग या 2 और 3 सीटिंग रूट कैनाल। तो अगर टूथ कैविटी जो है बहुत छोटी सी है या नई कैविटी लगी हुई है और दांत की जो नर्व है वो एकदम फ्रेश है, तो उस समय पर हम सिंगल सीटिंग रूट कैनाल एडवाइस करते हैं। मतलब एक ही बार में रूट कैनाल कर दो, फिनिश। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 90% टाइम ऐसा होता है कि दांत के अंदर जो नर्व होती है, जो पल्प होता है, वो इन्फेक्टेड होता है। तो इन्फेक्टेड पल्प में हम सिंगल सीटिंग रूट कैनाल मना करते हैं, क्योंकि सिंगल सीटिंग रूट कैनाल करने में अंदर के जो कीटाणु हैं, अगरचे अंदर की पल्प, अंदर का दांत की नर्व इन्फेक्टेड है तो सिंगल सीटिंग में पूरी तरह ठीक नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई 2 सीटिंग एक्स्ट्रा दो, हम उसको ड्रेसिंग करेंगे, उसके अंदर कीटाणु को मारने वाली दवाई डालेंगे ताकि 2 सीटिंग में कीटाणु पूरी संख्या 0 हो जाए, उसके बाद हम फीलिंग करेंगे। तो समय को लेकर हम बता सकते हैं कि सिंगल सीटिंग रूट कैनाल और 2 और 3 सीटिंग रूट कैनाल। तो एक होगा सिंगल सीटिंग, एक होगा 3 और 4 सीटिंग। रूट कैनाल के बाद में कैप भी लगाई जाती है। तो कैप में फिर दो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक आता है मेटालिक कलर, एक होता है टूथ कलर। तो मेटालिक कलर के कैप को हम मेटल की कैप बोलते हैं और टूथ कलर्ड कैप को हम सिरेमिक की कैप बोलते हैं। और सोने की और चांदी के भी कैप, सोने की चांदी की कैप को हम मेटल कैप बोलते हैं। वो बिकॉज ऑफ कलर चांदी के बोला जाता है उसको। अच्छा। तो चांदी की या मेटल की या स्टील की कैप रहती है। और दूसरी होती है टूथ कलर्ड। टूथ कलर्ड में जो होता है वो सिरेमिक का होता है। और सिरेमिक में फिर 2 प्रकार है, एक फुल सिरेमिक और एक मेटल विद सिरेमिक। उसमें से तीसरा एक नया है जो जिरकोनिया होता है। तो ये अलग अलग प्रकार है, जो बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ रहे हैं। और जो पहले बहुत चलन थी कि सामने के 2 दांत लोग गोल्ड के लगाया करते, सोने के लगाते थे, तो सोने की कैप या गोल्डन कैप भी लगाई जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता है। अच्छा। ये जस्ट बिकॉज ऑफ कलर येलो होने की वजह से हम सोने का दांत बोलते हैं। अच्छा। पहले ज़माने में काफ़ी फैशन थी, अब ख़त्म हो गई, अब शायद वापस चलन आएगा। हम दुआ करते हैं जल्दी आए। देखिए, डेंटल क्लिनिक में बहुत सारी सर्जरी भी होती है। तो वो सर्जरी क्या होती है? अक्कलदार को निकालना, या किसी एक्सीडेंट में तुम्हारा जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, या दांत को लेकर कुछ भी एक्सीडेंट में समस्या हो जाती है, तब उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और डॉक्टर अबरार जी के यहाँ पर इस सर्जरी के लिए एक स्पेशलिस्ट भी है। चलिए जानते हैं उनसे। पहले तो मैं सर से उनका नाम पूछना चाहूँगी। सर, आपका नाम? सर, डॉक्टर आतिफ खान। हाँ, और आतिफ खान जी के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये अबरार सर जी के दामाद भी है। तो आपको पहले इस बात की भी शुभकामनाएं देती हूँ कि एक ही छत के नीचे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फैमिली के लोग मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या होता है डेंटल सर्जरी? डेंटल सर्जरी में होता है कि डेंटल सर्जरी के वेरियस माइनर सब ब्रांचेज है। मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी। हम लोग माइनर सर्जरी के लिए हमारे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेफर करते हैं, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और माइनर सर्जरी जो होती है, जैसे अक्कल दाल का निकालना, अक्कल दाल में पस हो जाना, अक्कल दाल के कारण मुंह का कम खुलना, जबड़े का एक्सीडेंट हो जाना जिसके कारण ये फ्रैक्चर हो जाता है, या कट जाना चेहरे का, और इसी के साथ साथ हड्डी का टूट जाना, इसी के साथ स्क्रूज के जरिए दांत लगाना, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं वो, और चेहरे में कहीं गांठ हो जाना, हड्डी के अंदर कहीं गांठ हो जाना, ये सब हम यहीं पे डॉक्टर अबरार डेंटल क्लिनिक में इसी छत के नीचे ऑपरेट करते हैं। इसी के साथ साथ सर्जरी के साथ साथ यहाँ पर हमारे डेंटल क्लिनिक के अंदर अदर ब्रांचेस भी वर्क करती है साइमल्टेनियसली, जैसे कि दांतों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, जिसे हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें हम ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस के 3 टाइप होते हैं। इनविजिलाइन चल रहा है जो आज के दौर में, इसको बहुत मान्यता मिल रही है। इनविजिलाइन का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। उसके साथ डेंटल ब्रेसेस होता है, ब्रेजेस होते हैं। हमारी यहाँ पे ओरल सर्जरी के अंदर अक्कल दाल का टेढ़ा होना और अक्कल दाल को ऑपरेट करके निकाला जाता है। अक्कल दाल के कारण जो दांतों में दांतों के कारण जो पस होता है, उसे ऑपरेट करके पस को निकाला जाता है। और जो एक्सीडेंट होते हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण जबड़ा फूट जाता है, वो हमारे यहाँ ऑपरेट किया जाता है।
और जो चेहरे पे गांठ हो जाती है तो वो गांठ को हम लोग ऑपरेट करके निकालते हैं इसी क्लिनिक के। वाह। और देखिए ये सारी जो सर्जरी है अगदर हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो बहुत महंगी दर में मिल जाती है, लेकिन अबरार सर के यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि नया दवाखाना पुरानी फीस के साथ, तो सर के यहाँ पर सारी सर्जरी जो है एकदम रीजनेबल रेट में की जाती है। तो देखिए हमने आज डॉक्टर सैयद अबरार जी जो जाने माने डेंटिस्ट है अमरावती शहर के, उनके साथ बातचीत की और बहुत सारी बीमारियों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी और सुझाव हमको दिए। तो मैं मंडल न्यूज़ की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर, बहुत बहुत थैंक्स टू यू। मैं खुद आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप इंटरव्यू ले। जी। और मैं आभारी हूँ पूरे मंडल परिवार का और मंडल पेपर का। थैंक यू सर। और देखने वालों का भी आभारी हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से इसको देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप देखो इसको। थैंक यू।